Assalamu alaikum and welcome to another episode of the review of Gentleman and Zed पत्तों का पन। आज है एपिसोड 5। यस, एपिसोड 5 है। और लास्ट जो मैंने रिव्यू दिया था वो काफी लंबा हो गया था, तो मुझे लगा था कि शायद आप लोग सब उसमें इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं लंबे में, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में हर चीज बता के एंड देन फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने इस दफा सोचा है कि मैं पूरी पूरी कहानी नहीं बताऊंगी। ड्रामा तो सब देख ही रहे ना, तो मुझे कहानी बताना स्टूपिडिटी है। ये मेरी स्टूपिडिटी है कि मैं आपको दोबारा से कहानी बता रही हूँ एंड देन फिर उसके पॉइंट्स निकाल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रही हूँ। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो ड्रामे देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, वही मेरा रिव्यू देखेंगे ना, तो वो कहानी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि कहानी उनको ऑलरेडी पता है। तो हम सीधा डायरेक्टली जाएंगे गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट दी एपिसोड। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है और मैंने इस तरीके से जो ना, ये देखें, सेक्शंस बना के लिखा है कि एक तरफ अच्छी चीजें, एक तरफ बुरी चीजें, ताकि मैं उसको उसी तरीके से केटर कर सकूं। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं जेंटलमैन से। बुरी चीज जो रिपीट हुई है दोबारा से, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बुरी चीज वो वाली जो रिपीट हुई है वो है उनका वही CGI, वो VFX बेसिकली, जिसपे वो क्रोमा पे शूट करते हैं, और वही गाड़ी उनकी जिसपे मुझे हो रहा था कि यार देखें तो इतनी चटक रंग की वो रेड कार है, और फिर वही मिस्टेक। जबकि आगे चल के जब वो चैनल से निकलता है और वो जो रियल शॉट होता है गाड़ी का जाते हुए, वो कितना डिफरेंट है। जिन्होंने नोटिस किया होगा, वो इंटरव्यू देके ऑफिस से निकला है और गाड़ी में बैठा है अहमद अली भट्ट के साथ, हुमायूं सईद, और जब वो निकल रहा है तो वो शॉट एकदम रियल पता चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा सिर्फ एक इतना सा शॉट के लिए वो लोग क्यों कर रहे हैं। मतलब जब वो वाला सीक्वेंस शूट किया था गाड़ी वाला, तभी किसी गली से, किसी रोड से निकालते हुए वो आ जाते, वो शूट हो जाता। मुश्किल से मुश्किल आई गेस आधा घंटा 1 घंटा लगता उस चीज में, इससे ज्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूम करता वो। बट दोबारा से वही फॉल्ट मुझे लग रहा था कि शायद आगे चल के ये रिपीट ना हुआ हो, पर वो हो रहा है रिपीट दोबारा से। मतलब एक बुरी बात करेंगे तो एक अच्छी बात भी बताएंगे। अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि शुक्र है उन्होंने गुंडागर्दी बोला। मतलब सिर्फ भाई, बड़े बड़े भाई, भाई लोग, भाई भाई, यही कॉन्वर्जेशन चल रही थी। मतलब मैं इरिटेट हो रही थी कि यार ये मतलब क्यों नहीं इंग्लिश में बोल दें गूंस, गुंडागर्दी नहीं बोलनी, तो पता नहीं भाई भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग किए जा रहे थे। बट फाइनली दे हैव सेड गुंडागर्दी। यमुना जैदी ने अपने शो पे ये बात बोला कि गुंडागर्दी के खिलाफ, ये भाईगिरी के अगेंस्ट आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो ये एक गुड चीज है। दोबारा से एक इतना मेजर फॉल्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई द हेल द डायरेक्टर इज लेटिंग इट गो, कि आप देख रहे हो कि एक मूंछों का, मतलब पिछली जो एपिसोड गई थी, 4th एपिसोड, उसमें लास्ट सीन में उसकी मूंछें उतर गई थी, तो आई वाज लाइक चलो फाइनली अब मूंछें उतर गई नकली वाली। तो अब आगे हम नॉर्मल उसको देखेंगे ना, उसका कैरेक्टर फनी नहीं लगेगा दिखने में, वो अजीब स्टूपिड लग रहा है नकली मूछ लगा के। और नकली मूछ भी इतनी नकली कि वो पता चल रही है कि नकली। उसको थोड़ा ट्रिम ही कर लेते उसके हिसाब से। मतलब इतना कोई गंदा, इंतहाई बोलने वाली थी, इंतहाई कोई गंदा इनका गेटअप आर्टिस्ट है। जो मेकअप आर्टिस्ट अलग होते हैं, वैसे मैं पहले बता दूं, मेकअप आर्टिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ मेकअप करते हैं आपके, और गेटअप आर्टिस्ट वो होते हैं जो विग्स हो गई, ये प्रोस्थेटिक का काम हो गया, वो भी प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट। मतलब बहुत सारी वेरिएशन है, आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो जिसका इंटरेस्ट है वो तो सर्च कर ही लेगा। पर एक ओवरऑल मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि सब पता चला मेकअप आर्टिस्ट के पीछे पड़ जाए। मेकअप आर्टिस्ट का फॉल्ट नहीं है, गेटअप आर्टिस्ट होते हैं जो कि जैसे खून निकलना है तो उसका मेकअप करना है, कोई चोट लगी है, स्कार है, तो इस तरीके से वो गेटअप आर्टिस्ट आपको छोटे छोटे गेटअप देते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रोस्थेटिक का काम होता है तो बड़ा काम होता है, तो उसके लिए वो अलग आर्टिस्ट होते हैं जो प्रोस्थेटिक का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट जो है वो सबसे पहले एक तो गेटअप आर्टिस्ट की है जो वो कर रहा है गेटअप, देन डायरेक्टर की है, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली ये खुद एक्टर का फॉल्ट है कि एक्टर क्यों नहीं अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दे रहा। उसको अपना पूरा लुक क्या पता नहीं है कि क्या उसका लुक है। मुझे पता है ऑब्वियसली कमर्शियल होगा या कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा
जिसकी वजह से उसकी मूछें नहीं होंगी, तभी उसको वो पहना रहे हैं मूछें। पर मूछों को ट्रिम किया जा सकता है, उसको वो शेप दिया जा सकता है जो आपकी रियल मूछें हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं तो नियरेस्ट तो जा सकती है ना, क्योंकि वो आंखों को लग रही है। इतनी मूछों के ऊपर जो बात कर रही हूँ ना, वो आंखों पे लग रही है। वो इतना सीरियस कैरेक्टर है उस बंदे का। वो असिस्टेंट कमिश्नर है मतलब कराची का, और उसकी मूछें चेक करे हुई। एक डिटेल बुराई हो गई। अब हम चलेंगे एक अच्छाई की तरफ। अच्छाई ये कि इस दफा जो इंटरव्यू लिया, मैं जो हूं ना इस इंटरव्यू को लेके इतना उसमें थी। जब लास्ट एपिसोड में उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू होगा भाई लोगों के साथ, तो आई वाज लाइक क्या स्टूपिड क्वेश्चंस होंगे ना, फॉर श्योर। मैं पर शुरुआत हुई थी, पर वो बुराई हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहले हम बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग बनाया उसको। मतलब जो एफर्ट राइटिंग में जहां दिख रही है, जहां पे बोल रहे हैं कि हाँ भाई वेरी नाइस, वहां बोलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ बुराई करेंगे। पता कुछ लोग जो खलीलुर रहमान के फैंस हों वो समझें कि मैं सिर्फ यहाँ पे बुराई करने बैठे हूँ, मुझे क्वेश्चन करें। आप कौन सी खुद इतनी बड़ी राइटर है जो आप इतना क्वेश्चन करें? भाई मैं राइटर नहीं हूँ, पर मैं, चलो आप समझो कि मैंने पढ़ा भी नहीं है। एक तो मैंने बताया ये रिव्यू देने से पहले कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ना। भले से मैं लिखती नहीं हूँ पर मुझे नॉलेज तो है। और चलो मैंने पढ़ा भी ना हो, एक इंसान जो देखता आ रहा होता है, देख देख के भी इंसान तो सीखता है ना। तो हम मतलब मैं क्या, मुझसे भी, अब जैसे अम्मा एक गैलेक्सी लॉलीवुड पे अम्मा करती हैं रिव्यूज, तो उन्होंने कोई पढ़ा तो नहीं होगा ना, पर वो एक जमाने से देखती आ रही है ड्रामे, तो उनको नॉलेज है ड्रामों की कि पहले कैसे ड्रामे होते थे, कैसे कैरेक्टर्स, कैसे कहानियां, कैसे डायलॉग्स लिखे जाते थे, और अब कैसे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपनी नॉलेज के ऊपर, आप जितना भी उनको नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करें ना, तो प्लीज ऐसे खड़े मत हो जाना सब लोग अगेंस्ट के अगेंस्ट बात करिए, अगेंस्ट बात करिए। पर जहां पे अच्छी चीज होगी वो भी तो मैं बता रही हूँ ना कि उन्होंने इंटरेस्टिंग उसको बनाया, कोशिश की उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने की। बट स्टिल आई हैव डाउट्स कि ये खलीलुर रहमान ने खुद ही लिखा है या उनके किसी चेले चाटे ने लिख दिया है। आई एम not sure about that. Now coming back to the bad point, the negative point, which is के मुन्ना से सबसे पहले इंटरव्यू इंटरेस्टिंग तो बना आगे चल के, पर जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आपका नाम मुन्ना कैसे हो गया। तो वो बताते कि वो फिल्म थी ना मुन्ना भाई, तो एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बन सका, पर मैंने सोचा कि चलो मुन्ना भाई बन जाएंगे। और वो अपने एज एन दिलबर यानी के जो अहमद अली भट्ट है असिस्टेंट उनके, वो है मेरा सर्किट। तो इस तरीके से वो इस मुन्ना भाई, जो कि मतलब ड्रामे को देख के ही पता चल रहा था कि बॉलीवुड से इंस्पायर है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि इंस्पायर्ड लग रहा है बहुत ज्यादा। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, पर कट टू कट कॉपी कर देना वॉज क्वाइट ऑफ। जैसे मैंने संजय दत्त का बताया था कि संजय दत्त का हूबहू भूलिया कॉपी कर दिया अदनान सिद्दीकी के ऊपर। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे होती है कि हम कब अपना खुद का कुछ निकालेंगे। ऐसा लगता है मुझे कि शायद हमारे पास अपना खुद का कोई कंटेंट नहीं बचा, या अपना कुछ क्रिएटिविटी नहीं बची दिखाने के लिए, जो हम सिर्फ दूसरों का कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। इंस्पिरेशन हर कोई लेता है। देखिए कहानी जब कही जाती है ना, तो कहानी जो आपको लगता है कि हर दफा नई होती है, नई नहीं होती। अगर आप पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि गिनती की कहानी है। जितने भी स्क्रीन राइटिंग जिन्होंने पढ़ा हुआ है, फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है, उनको पता है कि गिनती की राइटिंग्स हैं, गिनती की स्टोरीज हैं, बस उससे ज्यादा कोई स्टोरीज नहीं है। उन स्टोरीज को बताने का तरीका डिफरेंट होता है। हर दफा एक नए तरीके से कहानी बताई जाती है, बल्कि स्टोरीज हमेशा वही रही है। कभी भी स्टोरी चेंज होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं और से कोई नई कहानी निकल कर आ जाएगी। तो मुझे ये हो रहा था कि हमारे अपने तरीके कोई नहीं है क्या, किसी की अपनी कोई, ऐसा लगता है किसी की अपनी कोई थॉट ही नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है। सबने बस कुछ ड्रामे तो बिल्कुल कट टू कट कॉपी हो जाते हैं। इसमें आगे ऑब्वियसली होगी, मैं ये नहीं बोली कि ये भी कट टू कट कॉपी है, ऑब्वियसली आगे चल के इसमें भी चीजें चेंज होंगी। तो उसके बाद जी मुन्ना से ये सवाल करने के बाद सारे सवाल जो है इन मेजोरिटी सारे के सारे सवाल जो है वो किए जाते हैं रहमती से, जिसमें ऑब्वियसली अदनान सिद्दीकी इज अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया अपना कैरेक्टर, और जो वो बता सकते थे अपने कैरेक्टर के थ्रू, जितना मार्जिन है उस कैरेक्टर का उन्होंने वो बताया।
तो मुझे मैं वेट कर रही थी कि इकबाल मुन्ना से कब क्वेश्चंस होंगे, पर डायरेक्टली इकबाल मुन्ना से क्वेश्चंस हुए ही नहीं। उसने बीच बीच में मौसम को चुप करा के शट अप कॉल दे के उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। तो मुझे ये हो रहा था कि क्वेश्चंस और होने चाहिए थे इकबाल से ना, तो वो इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग जवाब जाहिर से आते हैं, मेन कैरेक्टर वही है हुमायूं सईद का, तो वो उसको ही ज्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंगली उसके साथ कॉन्वर्सेशन दिखाई थी। तो क्वेश्चन मुझे लगता है होने चाहिए थे 2-3 इन पर्सनल उसके साथ, इकबाल मुन्ना के साथ। तो बस यही आज के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स थे जेंटलमैन के लिए। बाकी उनकी आपको पता है एंड कैसे हुआ ड्रामा। दैट्स इट फॉर जेंटलमैन। आई होप कि ये इतना बोरिंग ना रहा हो। मैंने कट टू कट सिर्फ गुड एंड बैड पॉइंट्स डिस्कस किए। फॉर अ चेंज मैं देखूंगी कि इसके ऊपर कितने व्यूज आते हैं, कि लास्ट पे तो बहुत कम व्यूज आए थे। आई वाज लाइक शिट यार, इतने कम व्यूज, इतनी मतलब पता है पहले ड्रामा देखना होता है आपको रोक रोक के लिखने होते हैं पॉइंट्स, मतलब 1.5-2 घंटे तो आपको ड्रामा देखने में लग जाता है। फिर ये वीडियो बनाने में घंटा लग जाता है, फिर एडिट करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आपका आधा दिन इसमें जाता है, पूरा आधे दिन से ज्यादा। फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में कभी नेट का इशू, कभी कुछ। यहाँ पे तो पता है पाकिस्तान में आपको कितने इश्यूज रहते हैं हर चीज के। तो मैं सीधी यार इस पे व्यूज नहीं आया, प्लीज यार व्यूज दो ना, मेरी मेहनत के लिए व्यूज दो यार प्लीज। अभी हम चलते हैं जर्द पत्तों के बन पर। जर्द पत्तों के बन में हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। वो ये थी कि स्टार्टिंग जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है वहां से जहाँ पे डॉक्टर नौफिल यानी कि हमजा घर आया है, लॉन में उसके अब्बा खड़े हुए हैं और वो ऑब्वियसली भाप लेते हैं कि उनका बेटा डिस्टर्ब है, किसी बात को लेके परेशान है, तो वो उसके पास जाते हैं बात करने के लिए। तो वहां पे जो मतलब वहां पे कोई डायलॉग्स नहीं है, कोई एक डायलॉग नहीं है सिवाय इसके। वो पूछते हैं कि तुम्हें बात करनी है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो उसके अब्बा बोलते हैं कि जब तुम्हें बात करनी हो तो मुझे बुला लेना। और वो घूम के जाने लगते हैं, बस वो आके बैठते हैं और वो लेट जाता है उनकी गोद में, बस दैट्स इट। और जब वो लेटता है ना, मतलब द बॉन्ड, इमोशन, किस तरीके से वो इमोट किया है वो इतना इतना प्यारा था ना। मतलब वो इतनी इतनी जरूरत है आजकल की क्या, पहले भी जो पुराने लोग भी ड्रामा देखते होंगे उनको समझने की बहुत जरूरत है कि कितना जरूरी है कि आप अपने बेटों के साथ भी बॉन्ड करो। बेटियों के साथ तो करते ही नहीं है, वो एक झिझक, पता नहीं क्यों झिझक है, शर्माना है, घबराना है, नहीं बताना है, नहीं शेयर करना है। मतलब इमोशंस ना बताने नहीं है, प्यार है तो बताना नहीं है, जताना नहीं है। जैसे छुपा के रखेंगे तो कब्र में ही लेके जाएंगे प्यार। क्यों भाई, मतलब प्यार अल्लाह ने अगर एक इमोशन दिया है तो वो जताने के लिए दिया है ना। अल्लाह ने सिर्फ गुस्सा दबाने के लिए बोला है, जो गुस्सा है ना वो दबाने के लिए बोला है, बाकी जितने भी इमोशंस है वो आपको जाहिर करने हैं। बहुत 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 100 टाइम्स बोलूंगी, बहुत अच्छा था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आगे इस ड्रामे के अंदर ऐसे बहुत सारे इमोशंस वो टच करें जो कि हम नॉर्मली फैमिलीज में नहीं होते। बाप बेटे का बॉन्ड इस तरीके से मैंने किसी फैमिली में नहीं देखा कि दिखता हो। हाँ भले से इज्जत करेंगे, एहतराम होगा, कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बोलते नहीं इज्जत और प्यार तो है, पर वो सब भी है, हम इतने फ्रैंक हैं। पर ये वाला जो होता है ना कि जब बेटा डिस्टर्ब है तो आप जाके इस तरीके से उसको कंसोल करो कि, और बेटे भी, मतलब बेटे भी ऐसे होते हैं, बेटों में मुझे लगता है लड़कों में ये चीज हो गई कि नहीं हम रो नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मुझे समझ नहीं आता। अगर रो लेंगे, झुक जाएंगे, बता देंगे, इमोट कर देंगे कुछ, तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे। इंसान है सब, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब इंसान है और सबके इमोशंस होते हैं और सब हर्ट होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप के बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि अब लोग इस चीज को रियलाइज कर लें, क्योंकि आजकल इतनी लाइफ बिजी हो गई है ना कि आपके पास सिर्फ ये करीब करीब के रिश्ते हैं जिनके साथ आप अपना दुख दर्द बांट सकते हो। बाकी पहले तो ये होता था कि खानदानों में मिलना मिलाना इतना होता था कि इंसान के दुख दर्द तो इंसान वैसे किसी ना किसी चच्चा ताया फुप्पा किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर लेता था। पर अब लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। एक्स्ट्रा मनी कहीं से भी आए, हर कोई वही कमाना चाहता है, तो उस वजह से काफी सारे रिश्ते छूट गए।
जो आपकी इमोशंस को केटर करते थे पहले। एनीवेज आगे चलते हैं। गुड चीज पे काफी लंबा डिस्कशन हो गया। अब हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज के एकदम से सज्जल के जूते आ गए हैं, जूते मोजे। अब वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो स्लीपर्स, तो पहले स्लीपर्स उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, वो पैसे नहीं थे उसके पास। कुछ गरीब भी मतलब उसको दिखाया ऑब्वियसली, कुछ क्या काफी गरीब दिखाया उन लोगों को। तो अब उसके पास जूते मोजे कहाँ से आगे, किसने दिलाए? या तो उसको टच करते कहीं, या तो फिर वो नी स्लीपर्स में जा रही होती कुछ चीज। मतलब कंटिन्यूटी अगर रखनी है और अगर कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक हो रही है तो उस ब्रेकिंग का रीजनिंग भी होता है, ब्रेकिंग पॉइंट का आप दिखाते भी हो कि यहाँ से कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है ना, तो आप वो चीज दिखाते हो। फिर वही बात आ जाती है कि आप शाबाशी दोगे राइटर को कि राइटर ने क्या डायलॉग्स लिखे ना मजे मजे के। एक डायलॉग है जिसमें सज्जन बोल रही होती है, जब उसको वो जो कंपाउंडर होता है वो अपनी साइकिल दे देता है और वो साइकिल घर लेकर आती है और वो अम्मा को बोलती है, अम्मा इस साइकिल पे ऐसे नजर रखना जैसे तुमने अब्बा पे जवानी में रखी थी। मतलब इट वॉज सो 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 फनी, इट वॉज वेरी सटल कॉमेडी। कोई उछल कूद शक्लें नहीं बन रही, कोई किसी का मजाक नहीं बन रहा, मतलब कुछ भी फूट पटांग हरकत नहीं हो रही, बट स्टिल देयर इज कॉमेडी हैपनिंग ऑल अराउंड द थिंग्स। छोटे छोटे होते हैं इंस्टेंट, जैसे पहले एपिसोड में था कांस्टेंट, जो मौलवी थे उनकी कांस्टेंट कमेंट्री और साथ में वो कुक्कड़ों की लड़ाई का सीक्वेंस। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत मजा दे रही है इसको देखने में ना। देन एक मुझे एक इशू मुझे लास्ट एपिसोड में भी था पर मैंने वो डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली दफा आया है इसको छोड़ देते हैं, बाद में थोड़ी ना आना है, इतना तो चलता ही है। वही बात है ना कि हम बोलते हैं इतना तो चलता ही है, पर जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं वो कहेंगे नहीं भाई इतना तो नहीं चलता। मैं सैफी हसन जैसे बड़े डायरेक्टर को कोई वो नहीं करी, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको पिन पॉइंट करूं। बहुत उन्होंने अच्छा ड्रामा डायरेक्ट करा है, पर कुछ जगहों पे ना ये छोटी सी चीज है। पता नहीं उस दिन वो शूट पे आए होंगे या उनके किसी एडी ने शूट किया है, पता नहीं क्या कि जो मुझे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता ना, हम बीटीएस नहीं देखते, हमें प्री का नहीं पता होता। आप लोगों को मैंने मुझे काम किया तो मुझे पता होता है कि कभी कभी डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो जिस दिन वो अवेलेबल नहीं होते तो आप कोई ऐसा छोटा मोटा सीक्वेंस शूट कर लेते हो जिसमें डायरेक्टर की जरूरत ना हो। जैसे ये वाला सीक्वेंस हो गया, इसमें कोई इमोशन नहीं था, इसमें कोई बड़ा वो नहीं था सेलिब्रिटी। ज्यादातर डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि जिस दिन बड़े सीक्वेंसेस हो, जिस दिन डायरेक्टर वो सेलिब्रिटीज बड़े हों, या इमोशनल सीक्वेंस हो, या वही बात है ना जिसमें बहुत आपको हर चीज चेक करनी हो, उस दिन डायरेक्टर कभी भी ऑफ नहीं लेता। पर जैसे छोटे मोटे सीन होते हैं, रोड पे कुछ शूट कर लिया, मोन्टाजेस हो गए, उसमें डायरेक्टर हर चीज में थोड़ी जाता है, उसमें एडीज जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये एडी ने शूट करा है, और एडी को पता नहीं किस धुन में उसने शूट किया होगा कि वो ये चीज बोल ही नहीं सका कि भाई पहली जब उसका सज्जल का भाई होता है, मीनू का भाई जो शहर में काम करता है और वो वाटरमेलन बेच रहा होता है, तब भी वो सिर्फ इतने का भाव, इतने का भाव, इतने का भाव, इतने का भाव लगा रहा होता है और सब लोग सिर्फ खड़े हुए देख रहे हैं। सिर्फ एक किसी आदमी ने शायद बोल दिया होगा कि मुझे दे दो। आज भी वो बेच रहा था, एंड देन कोई कुछ नहीं खरीद रहा, किसी ने कुछ नहीं खरीदा, कोई एक बंदा नहीं खरीद रहा, कोई एक बंदा बोल भी नहीं रहा, कोई बहस भी नहीं हो रही कि कोई आके उससे बहस कर रहा हो रेट्स को लेके। हाँ, तो ये इतना बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है ना कि एक चीज वो बंदा बेच रहा है मार्केट में, और इसकी मतलब अगर कोई इतने बड़े उस पे बोले जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, तो कोई बहस होती है, लोग आते हैं पूछते हैं मंडी में कि भाई इतने का दोगे, माल कैसा दिया है, क्या हिसाब है, अगर वो चीज भी रहे तो फिर मतलब हर कोई ठेले, इवन ठेले पे भी जो होते हैं वो रेट्स बता रहे होते हैं, पर फिर भी आप जाके बोलते हो कि कितने का दिया, इतने का दे दोगे, कम करोगे, कुछ करोगे, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा बस। और लोग भी ना, चलो अगर कोई वो भी नहीं कर रहा तो लोग जो खड़े हुए हैं ऑडियंस में, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कुछ तमाशा चल रहा है, सर्कस है, वो सर्कस कर रहे हैं और बाकी सब लोग जो ना वो सर्कस देखने आए हैं, वो सिर्फ खड़े हुए हैं यूं करके। कोई आपस में नहीं बोल रहा कि हाँ यार ये देखो ये वाली बोरी उठा ले, या कुछ तो डिस्कस करे ना, या बोले हाँ भैया मुझे लेना है तो मुझे बताओ कि अगर आधी बोरी लेनी है तो कितने की लूं, ऐसे करके कोई तो किसी का कोई एक्स्ट्रा जो खड़े हैं कुछ तो बोले ताकि लगे कोई इंटरेक्शन हो रही है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है सैफी हसन तो नहीं सर जी, आप तो बहुत अच्छा ऑब्वियसली काम करते हो, पर मुझे लगता है कि ये पक्का किसी एडी का काम है। तो जो भी एडी है वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में प्लीज ध्यान देना इस चीज पे ना। एडीज का बहुत, और अच्छे एडीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ड्रामा बनने में, बहुत इंपॉर्टेंट। नाम तो डायरेक्टर का जाता है, पर डायरेक्टर के पीछे जो उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं ना, वो एडीज होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर का हमारे यहाँ तो सिस्टम है नहीं, पर ऑब्वियसली डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस जो होता है वही डायरेक्शन जो कास्ट करते हैं आप, उसमें वो उनका इनपुट होता है, प्रोडक्शन हाउसेस का और डायरेक्टर का इनपुट होता है। वरना तो बेसिकली जो कास्टिंग होती है उसके लिए एक अलग टीम होती है, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर ऑडिशंस होते हैं, देन फिर कास्ट किया जाता है। पर हमारे यहाँ भी ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम है, प्रोडक्शन और डायरेक्टर वाला। तो जिसने भी ये कास्ट किया, एक ढोल वाले अंकल आते हैं जो मीनू का वो है भतीजा, रोशन भाग के जो है वो शहर जा चुका है, जैसे कि सबको पता है कि वो छोड़ के जा चुका है। अब शहर के अंदर वो ढोल बजा रहा होता है रोड पे, तो वहां पे एक ढोल वाले अंकल होते हैं जो उसको बुलाते हैं कि ढोल तो पूरी रात बजाते रहना, अभी आके खाना खा लो। तो इतनी अच्छी, मतलब उस बंदे का कोई क्या, मतलब कोई रोल नहीं है ऐसा सच इम्पोर्टेंट। ज्यादातर ड्रामों में ये होता है कि जो एक्स्ट्रास होते हैं ना वो ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे वो सब्जी मंडी में सीनुआ के जो लोग खड़े हैं वो बस ऐसे ही खड़े हैं, ज्यादातर यही होता है। पर वो जो ढोल वाले अंकल हैं वो एक्चुअली में ढोल वाले अंकल लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी, जिसने भी कास्ट किया ना उनको। ऐसी बहुत सारी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे अच्छी कास्टिंग हुई हुई है। अब पता ये नहीं पता होता ना, आपको अंदर का नहीं पता होता कि डायरेक्टर ने कास्ट किया है या प्रोडक्शन हाउस ने कास्ट किया है, किसने कास्ट किया है। बट जिसने भी कास्ट किया है बहुत अच्छा कास्ट किया है। मुझे एक ना अजीब सी चीज लगी जो कि लास्ट सीक्वेंस में भी मैंने बोला था, लास्ट एपिसोड में मैंने बोली थी, जिसमें वो टाइम वाला जो होता है ना, टाइम फिल्म के अंदर ये होता है कि अगर आपको जंप दिखाना है ना टाइम का, जैसे दिन रात या आज का दिन कल का दिन, उसमें आप जंप दिखा सकते हो, क्योंकि अब पता ही नहीं चलता आपको ना कि कौन से टाइम का शूट हो रहा है। फिल्म का जो टाइम का नौयत होती है वो ऐसे डिस्क्राइब नहीं होती कि ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, ये परसों का दिन है। फिल्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता, फिल्म के अंदर बस एक कहानी चल रही होती है जिसमें दिन रात सब कुछ बीत रहे होते हैं, तो टाइम लिमिट नहीं होती। बट ड्रामों के अंदर ये होता है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रामों के अंदर, क्योंकि उनका पेस स्लो होता है और लंबे चलते हैं ना ड्रामे। तो मैं टाइम का आप लोगों को समझाती हूँ, ये पता नहीं कितने लोगों को इस चीज की समझ हो कि टाइम का जंप नहीं आना चाहिए ड्रामों के अंदर। पिछली एपिसोड में भी मैंने ये बोला था कि जब उसका रोशन मीनू को छोड़ने जाता है, वो छोड़ के वापस आ रहा होता है, उतने में ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। ये टाइम का कितना बड़ा वो है फ्लॉ ना, कि इतना वो थोड़ी, आप फिल्म थोड़ी चलिए कि टाइम का जंप दिखा रहे हो आप इतना बड़ा। फिल्मों में ये चीजें चलती हैं, ड्रामों में नहीं चलती हैं ये चीजें, ये डिफरेंट मीडियम है ना। अब वही चीज यहाँ पर हुई है कि मीनू जा तो कॉलेज के लिए रही थी, और कॉलेज के लिए वो जा रही होती है, उसी टाइम उसको रियलाइज होता है कि उसको अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल बनाना है, और अब उसको बैटरी कुछ लगवा के उसको तो बस अब मोटरसाइकिल बनवाना है, क्योंकि उससे नहीं चल रही, वो थक रही है, उसके पाँव में छाले भी हो गए थे जो कि उन्होंने दिखाया। तो ये जो ना एक क्लटर हो जाता है ना, टाइम आपके टाइम का एक क्लटर हो गई ये चीजें ना, सिमटा हुआ नहीं है टाइम। ये अजीब, ये ना आंखों को और दिमाग को, मुझे तो कम से कम, बाकियों का मुझे नहीं पता, ये मुझे प्लीजिंग नहीं लगता कि ये क्या चल रहा है। कि पहले वो सुबह सुबह गई थी वो करने के लिए, फिर वो मौलवी के पास गई, मतलब उस दिन उसने कॉलेज की छुट्टी कर ली, ये दिखाया उन्होंने कि वो कॉलेज गई नहीं, छुट्टी कर ली उसने। और उसी टाइम क्यों दिखाना था उनको? मुझे ये सिर्फ ये था कि जिसके लिए कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वो लड़ रही है सबसे, उसकी वो बंदी छुट्टी तो नहीं करेगी ना कॉलेज की, जो लड़ के पढ़ने जा रही है, पर उसने शायद छुट्टी करी है। मैं यही सोच रही हूँ खुद से, क्योंकि यही मुझे दिख रहा है। जब वो जा रही थी तो वो जाते जाते रुक गए और वो साइकिल को मोटरसाइकिल बनवाने चली गई, तो मुझे तो यही दिख रहा है कि शायद उसने कॉलेज की छुट्टी कर ली। और ये थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। देन हम चलते हैं एक और गुड पॉइंट के ऊपर। अब गुड बैड पॉइंट्स चलने। द गुड पॉइंट इज फनी पॉइंट ना, जो इसी फनी भी है और गुड भी है, मतलब मेरे लिए तो इट वॉज फनी।
कि वो उसको वो मौलवी साहब के पास पैसों के लिए जाती है ना, कि उसको पैसों की जरूरत है अपनी जाहिर है साइकिल को बनवाने के लिए। तो जब वो आंटी रिश्ते की बात करती है तो शादी नहीं करनी होती, पर वो पैसे लेके चली जाती है, मतलब उसने पैसे लिए और पैसे लेके अंदर चली जाती है। और जब उसकी भाभी बोलती है कि तुम जाके पैसे वापस कर दो, तुम्हें शादी नहीं करनी, तो मुझे क्यों फंसा रही है उस चीज में। तो वो उस चीज से भी इनकार कर देती है और आगे बोलती है मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा, अगले हफ्ते आ जाएंगे। मैंने कहा यार दिस इज सो फनी, मतलब बेचारी की मतलब उसकी ना तड़प दिखाई है कि उसको पैसे चाहिए अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने के लिए, कि अभी वो रिश्ते की मतलब बेवकूफी भी बनाएगी वो उसको उन लोगों को आगे चल के। पर वो उसमें भी बोली कि जहां से पैसे मिलने ना, बस पैसे मिल जाए मुझे। आज का टाइम होता है, वो अपने अब्बा से पैसे मांगती है, जैसे पैसों के ऊपर बात चली है, वो अपने अब्बा से पैसे मांगती है मालिश वालिश करके। तो उसके अब्बा उसको मशवरा देते हैं कि तुम जाके अपनी दोस्त से ले लो। तो जब अपनी दोस्त से लेने जा रही होती है, तो जब वो एंटर हो रही होती है, उस वक्त एक डायलॉग है छोटा सा, वो भी इतना फनी था ना कि मैं लेटी हुई थी, लेटे लेटे मैं हंसने लगी। मैंने कहा भाई यार मतलब बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी ना, इतनी अच्छी कॉमेडी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे जहां जहां कॉमेडी है वहां बिल्कुल सही है। मतलब डायलॉग बताती हूँ मैं पढ़ के ना, लिखा हुआ है, मेरी सहेली के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत अता कर मेरे मालिक। कटू लास्ट उस वाले पार्ट पे चलते हैं जब उसकी जो दोस्त है मीनू की सज्जल की, वो गिर जाती है वॉशरूम में, एंड देन फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है। एंड वो बाहर निकल के जो चीखती है ना, कोई है। मुझे वो जो पार्ट है ना बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये था कि वहां पे हल्का सा एको होना चाहिए था, थोड़ा सा एको होता ना, तो वो जाके ना आवाज जो एको होती ना, वो जाके सीधा दिल पे लगती है हम लोगों के ना, और ज्यादा वो और इंटेंसिफाई हो जाती है सिचुएशन। तो वहां पे एको होना चाहिए था थोड़ा सा सज्जल के साउंड में ना। जब वो बोलती कोई है, तो उस एको करके आवाज वापस लौट कर आती ना, तो और जो लौट की जब आवाज आती उसके बाद जब सन्नाटा होता और झींगरों की आवाज आती, मुझे ये था तो फिर ना वो इतना अजीब दिल दहलाने वाला चीज होता कि यार कोई नहीं है, मतलब सोचो आसपास कोई भी नहीं है, और गांव में कितने घरों में ऐसा होता होगा कि आपके हस्बैंड या शौहर या घर के मर्द जो आपको लेके जा सकते हैं हॉस्पिटल, ऐसी सिचुएशन में वो होते ही नहीं होंगे वहां पे औरतों के साथ, और कोई हॉस्पिटल वगैरह वहां पे करीब में है भी नहीं ना। तो आप क्या करोगे ऐसे, और वो भी जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब वो गिर गई है, और ऑब्वियसली तब तो आप दाई को बुला के क्या ही करोगे, आपको हॉस्पिटल ही लेके जाना है ना, आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन है अंदर। तो वो वाला जो पार्ट था ना, वो बहुत ही हार्ट क्रेंचिंग था मेरे लिए ना। मीनू पूरी जान लगा के उसको लेके जा रही होती है, एंड देन फिर वही एक्सीडेंट हो जाता है, और अब देखें आगे क्या होता है। ऑब्वियसली प्रोमो तो सबने देख लिया होगा, पर हम प्रोमो पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में ही इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो मैंने जिस तरीके से गुड एंड बैड थिंग्स और पूरी पूरी कहानी नहीं डिस्कस करी, आई होप ये अच्छा लगा हो आपको तरीका। और रिव्यूज की दरखास्त है आप सबसे कि रिव्यूज दें अच्छे अच्छे, इसमें कमेंट्स, मतलब मेरे रिव्यू पे आप लोग अपना रिव्यू दें, कमेंट्स दें। मैं जहां गलत हूं या आपकी क्या राय है, अगर आप मेरी राय से डिफर करते हैं तो मुझे बताएं। क्रिटिसिज्म करें, अच्छा क्रिटिसिज्म करें, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एंड आई होप कि अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कामयाब करते, आप लोग के सपोर्ट से ये पूरा हो सकेगा। यहीं पे एंड करते हैं हम अपने रिव्यू को, आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।